पैसे से जो चीज़ें आती है ना वो अपने साथ खालीपन ही लाती है अगर आप संतुष्ट नहीं हो। आप घर बड़ा कर लो, 5,000 एकड़ के घर में हो, आप छत पे खड़े हो, पूरा शहर आपका है, खड़े तो अकेले हो, वो जितना बड़ा घर होगा वो खालीपन आपको खाने को दौड़ेगा। और संतुष्टि और खुशी में क्या फ़र्क है? संतुष्टि आपको सुकून देती है, खुशी आपका टेम्पररी ड्रग है। एक्सेप्टेंस आ जाना जीवन में वो सुकून लेके आता है। जान लगा दो, जंग लड़ लो, पूरी दुनिया में आग लगा दो, पर जब ना मिले तो दिल छोटा मत करना। तो आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस वक्त, क्योंकि एक्सेप्टेंस है मेरे जीवन में। मैंने ये मान लिया कि जो हो रहा है वो लिखा है। तो आप लाइफ को एज अ होल क्या देखते हो? एक्सपीरियंस। लाइफ एज अ होल एक जर्नी है, एक तजुर्बे की जर्नी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने जीवन में अभी आगे हो, पीछे हो, आप संतुष्ट हो, नहीं हो, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें अगर आपको दोस्त बढ़िया मिल गए ना तो खाली जेब भी आपकी मौज है और भरी जेब भी आपकी मौज है। आपके साथ लोग सही होने चाहिए। वक्त की कदर करो। वक्त रहते अगर आप चीज़ें हासिल कर सको तो उसमें करने वाली मेहनत में आलस मत करना। सबसे हार्ड चीज़ क्या थी आपके लिए एक्सेप्ट करना? मेरे लिए सबसे हार्ड चीज़ थी ये एक्सेप्ट करना कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द पर्सन आई हैव लव्ड ऑल माई लाइफ। जब तक आपने ठोकर खाई नहीं है ना तब तक आप वो महसूस कर ही नहीं सकते कि गिर के चोट में दर्द कितना है। जिसको रुकना होता है वो रुक जाता है। रुकने वाले को वजह चाहिए, जाने वाले को बहाना। आप वजह ढूंढ रहे हो, वो बहाना दे के चली गई आपको। हम कहानी के नायक क्यों नहीं बने ये सोच के हम उदास बार बार होते हैं, पर कुछ कहानियां हमारे लिए नहीं होती, हम उनके महज किरदार होते हैं। मेरा मानना है, हंसी मजाक करो, दिल की बातें करो, अरे अपना तजुर्बा बताओ और आगे बढ़ो। ये रोना धोना मत करो कि भाई मैं खाली जेब आया था इस शहर में। आया था तो मेहनत करना। मेहनत करने आया है तो मेहनत कर भाई, रोके क्या दिखा रहा है? ये भी फैक्चुअल बात है। अब आगे तेरे पे पैसे, हाँ। तो मदद कर, लोगों की मदद कर। ये मत कर कि देखो मैं 0 जेब से आया था, अब 1 करोड़ है मेरे पे, तेरे को नहीं दूंगा ना, तेरे को बताऊंगा कमाना कैसे है, और बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, सेल्फ राइटियस बातें कर दूंगा, मॉरली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर दूंगा। नियत साफ रखो, मेहनत। अबे कहाँ करे मेहनत, तो ये तो बता उसको। जगह नहीं बताया, तेरी फील्ड का है वो। उसे बता दो कि कनेक्शन बनेंगे कैसे, कि किससे क्या बोले, और अगर जब काम छिन जाए तो कैसे डील करे, नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील करे, ये मेन होता है। ये कोई वो बताता नहीं है। तो इस वजह से मैं इतनी अपनी प्रोफेशन की बातें करता नहीं। ओके। मेरा ये मानना है कि सबका अपना नसीब है, सबके अपने हिस्से की मेहनत है, वो उसको करता रहेगा, वो अपनी नीयत साफ रखेगा, अपने हिस्से की मेहनत करेगा, तो जब जो लिखा है उसके नसीब में उसको वो आके मिल जाएगा। वक्त से पहले, नसीब से ज़्यादा मिलना ही नहीं है। तुम रो लो, चीख लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ कर लो, तो फिर इतना पूछना नहीं चाहिए। गाइडेंस लो, तजुर्बेदार जो इंसान है उसकी तजुर्बे से सीखो और अपने हिस्से की मेहनत करते चलो। ज़्यादा ज्ञान मत पेलो बाहर की, मैंने करा है, मैं बहुत बड़ा आदमी। सबका अपना नसीब है, सब अपने हिस्से की पिक्चर में चल रहे हैं, सबका रोल बस आने वाला है। मेरा ये मानना है दूसरे के जीवन में सपोर्टिंग रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सबको वो नहीं चाहिए कि मेरी बात सुन, मैं बता दूँ तेरे को मैं ही सही हूँ। कोई सही नहीं होता है। बस आपको थोड़े तजुर्बे वक्त से पहले हो गए उससे, या तो ये आपकी उम्र कह लो कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपने पहले ज़्यादा दुनिया देखी है, या फिर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे इस तरह की आपने वो डिस्कशन सुनी है, वो बातें सुनी है। जैसे अगर किसी के घर में MLA वगैरह सब है तो उसको पॉलिटिक्स के बारे में हमसे ज़्यादा पता होगा, उसको पता होगा ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करना है। अब मेरा ऐसा मानना है कि उस बात को शो ऑफ करने की बजाय जो बंदा उसका दोस्त चुनाव लड़ रहा है तो उसको उसका लग के मेहनत करनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। इस वजह से मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देता कि अच्छे वकील कैसे बने, है ना, कि केसेस कैसे लाओ। ले आओगे यार, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये मेरा मानना है। तो मेरा नाम यश रावत है, मेरा एक पेज है यश की बातें इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा देखो, मैं पेशे से वकील हूँ पर मैं दिल से शायर हूँ, और मैं पैशन से एक वक्त पे वाना भी स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करता था। मैंने अपने हिस्से के ओपन माइक्स करे हैं, लोगों को हंसाया है, मैंने शायरियाँ करी हैं, लोगों को रुलाया है, लोगों के जख्म दिए हैं, मरहम दिए हैं, तरह तरह के काम करे हैं। और वकालत में पिछले 9 साल से करता आ रहा हूँ और टचवुड बढ़िया ही करता आ रहा हूँ। तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखोगे तो आप बोलोगे वाह क्या शायर है। जब आप मेरे साथ कोर्ट में आओगे और आप देखोगे तो बोलोगे वाह क्या वकील है। इन जनरल मिलोगे तो बोलोगे क्यों इतनी तारीफ करना कि बेटा आगे बढ़ना। ये है मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक उसूल है। मैं कुछ ना कहावतों में बहुत मानता हूँ, जिसमें से एक ये है कि जहाँ दिल लगे जान लगा दो। तो मेरा दिल इन 3 चीज़ों में लगता है, शायरी में, हंसी मजाक में, और पैसे कमाने में, क्योंकि जरूरी है। तो इसलिए वकालत में तो मैं यहाँ जान लगा देता हूँ। मैं यहाँ दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं देखता। मुझे लगता है ये काम करना है, मेहनत करनी है, तो मैं आ जाऊँ। ये है मेरा मानना भाई। बट ये थोड़ा अपोजिट जॉब्स नहीं होगी, वकालत और स्टैंड अप कॉमेडी, शायर, तीनों एकदम एक्सट्रीम डिफरेंट। वही मेरा बहुत शौक है बचपन से स्टीरियोटाइप की कमर तोड़ना।
या सोसाइटी के जो बिलीफ है उन पे लात मारना बचपन से कि तुम वकील हो, तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा वरना तुम पे क्लाइंट नहीं आएंगे। घंटा है क्लाइंट, चल रही है वकालत, बढ़िया चल रही है, मजाक करूंगा पर तू शायरी मत कर, लोग तेरे को सीरियसली नहीं लेंगे। चुनाव लड़ रहा हूँ कोर्ट के आने वाले में, क्यों नहीं लेंगे? ऐसा जो ये सोसाइटी कहती है ना, जैसे मैं जब स्कूल में था, पहले मैं फर्स्ट बेंचर भी रहा हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ, ऑल सेक्शन में फर्स्ट भी आया हूँ, मैं बैक बेंचर भी रहा हूँ, मैं ग्रेस मार्क्स से पास भी हूँ, मैं फेल भी हुआ हूँ। मैंने 12th में अपने दोस्त रोहित पॉल का अंडरटेकिंग दी थी कि मैं फेल हो गया तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे। तो मुझे अलग अलग वक्त में जिंदगी में लोगों ने बहुत बातें बोली और सालों उनमें से एक बात आज फिट नहीं बैठती। कोई कहता था तू कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं हुआ। जब मैं स्टैंड अप करने जाता था, हर चीज़ की जब शुरुआत होती है ना तो सब आपका मजाक बहुत उड़ाते हैं। हाँ। पर आयरनी ये थी, स्टैंड अप में नहीं उड़ा रहे थे, स्टैंड अप में कोई हंसी नहीं रहा था, सीरियस होकर बैठे हुए थे। तो जब मैं स्टैंड अप करने गया तो क्योंकि इतनी जल्दी स्पॉट मिलते नहीं थे तो मेरे को जाना पड़ता था 5 मिनट के स्पॉट के लिए 40 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर मैं जाता था। मैं 2 मिनट का या 3 मिनट का, कभी नसीब अच्छा रहा तो 5 मिनट का मैं स्पॉट करके आता था। तब मुझे लोगों ने बोला कि मत कर मत कर। हालांकि वो भी मैंने 6-8 महीने करा होगा उस टाइम पे वो रेगुलर, और मेरा ठीक चल रहा था। मैं होस्ट वगैरह करने लगा, मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कराई थी, मैंने उसे अपने पेज पे भी अपलोड करा बाद में। वो चली, ठीक चली, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत मिलियन व्यूज़ वगैरह, पर जैसे तब 2 लोग भी नहीं हंसते थे और मुझे कहते थे मत कर, तो 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोगों को सही लगी। फिर मैंने शायरी करी, क्योंकि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था तो उसके पैरेलल मेरी ये प्रोफेशनल लाइफ भी चल रही थी। मैं जून 2016 से कोर्ट जा रहा हूँ, 23 जून 2016 को मैं पहली बार कोर्ट गया था। तो वहाँ से, और मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होता है और एक 20 साल के लड़के को वैसे कुछ भी नहीं पता होता जीवन में करना क्या है जी। और कोई आपको सीनियर इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता मिलेगा कि जो आपको बिठा के स्पून फीडिंग करा दे जीवन में, चाहे प्रोफेशन में हो चाहे लाइफ में हो। आपको सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना, वो आप कर लोगे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ क्लूलेस था, पर मुझे पता था मुझे ये काम करना है, वकालत करनी है, पर मुझे कुछ क्रिएटिव भी करना है ताकि कोई मुझे अगेंस्ट द वॉल पुश ना कर पाए आने वाले टाइम में। अभी मेरे फाउंडेशन ये रहे 2016 में, मैं कितना 20 साल का था मैं तब। तो मुझे ये था कि अभी मैं 3-5 साल लगा सकता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ लगा सकूँगा मैं एक फाउंडेशन बना दूंगा। तो मैं कोर्ट जाता था और मैं स्टैंड अप कॉमेडी मेरे मन में थी उस टाइम, में ट्राई नहीं कर पाया। फिर जब मैंने जॉब वॉब छोड़ी, मैंने 5 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करा, फिर हाई कोर्ट करा। फिर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और हाई कोर्ट के बीच में जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो मैंने हर दिन स्टैंड अप करा। तो ये लोग बोलते थे कि मत कर मत कर। फिर मैंने जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मैंने पेज बनाया, उस पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया, शायरी करता था मैं कि क्या कर रहा है, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा, क्लाइंटेज नहीं आएगी तेरे क्लाइंट्स में बहुत नखरे हैं कि तू ऐसे क्लाइंट डील करेगा, ये तू फीस लेगा। तो ये सब ना बहुत बहुत ज़्यादा बचपन से मेरे ऊपर ऐसे पाइल अप होता जा रहा था। तो मेरा बड़ा मन था इन सबको इकट्ठा करके इनकी कमर ही तोड़ दूँ एक दिन। तो मैंने 3 एक्सट्रीम चीज़ें ली अपने इंटरेस्ट की, और जो बन पड़ा मैंने उसमें वो सब करा। तो अब स्टैंड अप मैं इतना नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप के लिए आपका माइंडसेट एक अलग होता है। आप एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ चलते हो कि आप एक सिनेरियो के अंदर क्या जोक निकाल रहे हो, क्या सिचुएशन आप देख रहे हो, क्या प्रेमिस सेटअप कर रहे हो, उसके लिए आपको उसी जोन में रहना पड़ता है। पर मैं उसमें रह नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना कि इस केस में क्या डिफेंस लेना है, इसमें क्रॉस में क्या पूछना है, इसमें बेल में किस ग्राउंड पे हमें बेल मिल जाएगी, ये इतने टाइम से जेल के अंदर है, इसका क्या होगा। और शायरी एक है कि दिल टूटा हुआ है तो भाई शायरी तो तुम मेरे से सांस लेते कभी भी करवा लो। तो ये रहा है। तो मैं अब शायरी और अपने प्रोफेशन पे बहुत फोकस करता हूँ। जब वक्त लगता है तो मैं पहले रैंट वीडियोस बना दिया करता था, गुड़गांव की ट्रैफिक पे बात करी, ये वैलेंटाइंस डे पे बातें करी, कोविड पे बातें करी, बहुत मेरे पेज पे काफ़ी वीडियोस है। तो ये मैंने 3 एक्सट्रीम चीज़ें करी और इस वजह से करी कि मुझे ये पसंद थी। और जो ये ज़माना कहता था कि इसी तरह से चलना पड़ेगा तभी कामयाब होगे, तो उस रास्ते को ठुकरा दिया, भाड़ में जाए वो। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, तुम सब कामयाब हो सकते हो, तुम लगे रहो, आज नहीं कल नहीं कभी तो होंगे, ढीठ बन जाओ, ये मेरा मानना है भाई। जैसा आपने अभी बताया कि आपने 12th क्लास में अंडरटेकिंग दी थी अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ से लेके लॉयर बनना, क्योंकि लॉयर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बीइंग अ लॉयर, तो अंडरटेकिंग से लेके ये जर्नी कैसे? देखो, इन सब चीज़ों में मेरा मानना है जो भी कामयाबी जीवन में मिली, लड़कियों का बहुत हाथ रहा है। जब मैं 12th में था तो जो मेरा दोस्त था रोहित पॉल, मुझको एक लड़की बहुत पसंद थी उस टाइम पे, तो उसे रैट्स कहा करते थे हम, ठीक है। तो वो दूसरे स्कूल में थी और वो मेडिकल की थी, मैं नॉन मेडिकल का था, मैं साइंस से था। तो उस टाइम हुआ था 2013-14 में कि सबको बीटेक करनी है, बीटेक करनी है, बीटेक करनी है। मुझे बीटेक करनी नहीं थी। मुझे ये समझ आ गया था 12th में कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, मुझे नहीं समझ आता ये sp2 क्या है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये। तो और वो जो लड़की थी रैट्स, वो थी दूसरे स्कूल में,
तो वो मेडिकल की थी। तो 20 मार्च 2014 को हमारा मैथ्स का बोर्ड का पेपर था, और वो इकलौती ऐसी डेट थी जब मैं उससे मिल सकता था जाके एग्जाम के बाद, क्योंकि तब फोन वोन थे नहीं, फेसबुक के आईडी बोर्ड के एग्जाम पे आपको हटानी पड़ती थी। तब फेसबुक बहुत एकदम हाँ, उस टाइम पे पीक पे चल रहा था 2014 पे। हाँ ठीक है, तो 19 मार्च 2014 को, एक दिन पहले जब सब लोग अपने सैम्पल पेपर यू लाइक के सॉल्व कर रहे थे, मैंने अपने दोस्त की बाइक ली R15, क्योंकि वो फास्टेस्ट थी बाइक और दोस्तों से पैसे उधार लेके उस बाइक को दिलवाया, उसमें पेट्रोल डलवाया, और अपने सेंटर से उसके सेंटर का डिस्टेंस नापा हाँ कि मुझे उससे मिलने जाना है। तो उसमें 1 घंटा आया। सुबह मैंने हिसाब लगाया कि पुलिस वाले होंगे, बचना पड़ेगा, भीड़ होगी, तो 1.5 घंटा लगेगा। तो अगले दिन 20 मार्च 2014 को जब मेरा एग्जाम था मैथ्स का बोर्ड का, तो मैं यहाँ बैठा था, रोहित पॉल यहाँ बैठा था। उसे कुछ नहीं आता था, उसे 27 मार्क्स का पेपर आता था, और मैंने देखा कि 1.5 घंटा लगेगा, 10 से 1 का पेपर था। मैं 11:30 बजे उठ गया कि मैं पेपर छोड़ दूंगा और मैं जाके इसको प्रपोज कर लूंगा बोर्ड का पेपर। और जब मैं पेपर दे रहा था, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार उस टाइम ना वो फेसबुक पे आप बड़े स्टेटस पढ़ते थे, गूगल से कॉपी करके, है ना, 1 शीट ऑफ पेपर का डिसाइड माय फ्यूचर, वही आ जा रहा है दिमाग में मेरे बार बार, है ना। और उसके आगे वो इमोजी, तब आपको ऐसे डॉट डॉट करके कैपिटल डी ये सब ऐसे लिखते थे, तो वो ऐसे वो आ रही है मेरे आगे डिस्प्ले में। और मेरे से रोहित पॉल कह रहा है कि भाई बता दे क्या। मैंने कहा कमल, उसके फादर का नाम कमल, तो सब कमल ही कहते थे। लड़कों में होता है, लड़कों में। उसके घर के बाहर जाके एक बार मैंने कमल चिल्लाया, कमल आ गया, फिर ये आया, ये भी हुआ था। बहुत अच्छा दोस्त है रोहित पॉल। हाँ तो वो बैठा हुआ था, मैंने कहा एक शब्द बताऊंगा, मेरे साथ पेपर दे के चल बाहर अभी। उसने कहा ठीक है, वो तो वैसे ही फेल हो रहा था। हम, क्योंकि मेरे को अकेले बाहर निकलने में शर्म आ रही थी, हम दोनों बाहर निकले। 11:30 बजे हमने पेपर छोड़ दिया। बाहर जो पेरेंट्स खड़े थे, उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? हमने बहुत टफ है, बच्चे तो मरने की बात कर। बाइक उठाई, उसको आधे रास्ते में छोड़ा और उसके सेंटर चला गया। तो जब रिजल्ट आया, तो मेरे मैथ्स में थे कितने थे मेरे, 43 कुछ थे, और मेरे दोस्त के 33 थे, कमल के, रोहित पॉल के। जस्ट पास। तो इस वजह से जो था, मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ नहीं। हाँ। और मुझे ध्यान है मुझे लॉ करनी है, तो यहाँ से मैं लॉ में आया। मैंने एंट्री ली कि मैं एडमिशन हो गया मेरा लॉ में। अब पढ़ तो मैं रहा नहीं था, तो अब तो भाई बंदी बन गई ना, अब तो आशिकी करनी है। ठीक है। अच्छा, उस दिन भी जब मैं उसके सेंटर के बाहर पहुंचा, तो बातों में हम दोनों भूल गए कि उसको अपने घर पे फोन करके बताना भी था कि मेरा एग्जाम हो गया, मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। उन्होंने बताया नहीं। मैं अपने दोस्त के साथ, मैं उसके साथ हूँ, इतने में बाइक रुकी, उसका भाई आया और उसका नाम चिल्लाया बहुत तेज। जब उसका नाम चिल्लाया, तो मैंने कहा मेरी बंदी का नाम कौन ले रहा है? मेरे मन में तो मेरी बंदी थी। मैंने कहा अच्छा साले साहब आए। मैंने बाइक लगाई बराबर, मैंने कहा चल मिलता हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? अभी तो एग्जाम ही खत्म नहीं हुआ, 1 घंटे तक, तो अभी 1 घंटा है। तो अब मैं 1 घंटा खाली बैठा फ्यूचर सोच रहा हूँ कि इसके पापा से क्या बात करेंगे। तो मैं ऐसे में लॉ में आ गया था। इसके बाद जब जो रहा उसने हाँ बोला। अब मैं लॉ में था, मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरा कॉलेज चल रहा था, इसको MBBS करनी थी, इसने ड्रॉप ले रखा था, तैयारी कर रही थी। अब मैं घुस चुका हूँ लॉ में, मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने देखे क्या सब्जेक्ट है, मेरा मन लगा नहीं। फिर जब इन्होंने हमारा दिल तोड़ा, जब इन्होंने हमारा साथ छोड़ा, तो हमें ऐसा लगा कि पहले 1 साल रोया बहुत, फेसबुक पे स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, ये सब। आदमी क्या है, आदमी आंसू नहीं बहाएगा, खून के आंसू बहाता है आदमी फेसबुक पर साला। तो मैं बहुत रोया ऐसे स्टेटस पे डाल के, रोता रहा। मेरी आदत थी तमाशा करने की। आए कुछ हो गया दोस्तों, मेरा दिल टूट गया, ये और वो। फिर 1 साल रोने के बाद जब मुझे लगा कि अब बहुत हो चुका है, मुझे जीवन में कुछ करना है, तो मैं अपने बड़े भाई मयंक रावत, उनका बहुत प्रभाव रहा है मेरे जीवन में, मयंक रावत का, अंकुर रावत का, मोहित पुंडेर, इन लोगों का। तो मैंने भाई से पूछा, भाई मेरे से 1 साल बड़ा है, ठीक है, मेरा बड़ा भाई है, 1 साल बड़ा है, और मैं उसको बहुत पूछता हूँ कि भाई उसका जो वो क्या है, क्योंकि मैंने हर चीज़ ना उसके साथ ही करी है। ट्रिपलिंग पे उसके साथ घूमे हैं, बंक पहले उसके साथ मारे हैं, लड़के पहले उसके साथ पीटे, सब उसके साथ ही करा है। तो मैं उसको उस टाइम पे एज ए मेंटोर देखता था। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ लाइफ में करना है। कहते क्या करना है? मैंने कहा बड़ा आदमी बनना है। कहते तू वकील तो बनेगा ही, तेरी डिग्री आएगी। मैंने कहा बनते कैसे वकील? तो उसने मुझे बोला कि तू इंटर्नशिप पे जा। मैंने कहा इंटर्नशिप क्या होता है? क्योंकि मैं गाजियाबाद के कॉलेज में था, ठीक है, वहाँ ना इतनी इंग्लिश तब पहुंची नहीं थी 2014 में। थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करा करते थे उस टाइम पर, अब भी करते हैं, मुझे अब कोई इशू नहीं है, पर तब क्योंकि मैं दिल्ली से आया था, तो थोड़ा सा एक चेंज था, एक थोड़ी सी उनकी रॉ भाषा होती है, रफ। तो जैसे वहां लड़कियां ऐसे बोल देती थी कि रावत ने कर लिया असाइनमेंट, मैंने तो करे को नहीं कि हंडे रावत पिक्चर देखने चलेगा। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा था। मैंने कहा भाई मेरा यहाँ वैसे भी मन नहीं लगता, चलो पिक्चर देखने चले। तो मैं अकेले ही चला जाऊँ, मैंने पिक्चर देखनी छोड़ दी। तो मेरे भाई ने कहा तो इंटर्नशिप कर। और उस टाइम पे जब मैंने कॉलेज में वैसे भी लेफ्ट में देखा तो क्रिमिनल, राइट में देखा फ्यूचर क्रिमिनल, CCS यूनिवर्सिटी थी। तो फिर मैं इंटर्नशिप पे जब गया तो मुझे वहाँ पे वो लड़की मिली जिसके लिए मेरा पेज है, जिस पे मैं उसके बारे में बातें करता हूँ, और उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने पढ़ना शुरू करा, क्योंकि वो मुझे सीरियसली नहीं लेती थी। तो एक दिन मेरे सर का बेटा आया वहाँ पे, वो स्टार्टिंग से कोर्ट आ रहा था, अभिषेक जब आया
तो उसको बड़ा सीरियसली तो इज्जत से बात कर रही, आओ आप बैठो। मैंने कहा आप ससुर आ गया क्या? कौन है ये? तो पता चला कि उसको नॉलेज बहुत है और उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने उस दिन पहली बार किताब उठाई, 30 जून 2016 को मुझसे मिला था और उस दिन मैं कोर्ट गया। उस दिन मैंने बुक उठाई, डेट भी याद है। मैं वकील बढ़िया हूँ ना। तो मैंने उस दिन से पढ़ना शुरू करा। और पढ़ना जब इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं काम करने लगा, फिर रिजल्ट्स आने लगे, क्लाइंट खुश होने लगे, लोग नाम जानने लगे, लोग पूछने लगे कि यश का, तो फिर उसमें एक किक सी आई, अच्छा लगा काम करना, तो फिर वो उस तरफ चलता ही चला गया। तो ये था। तो इन 2 लड़कियों का बहुत हाथ रहा है, एक ने एडमिशन करा दिया और एक ने पढ़ा दिया, ये रहा। सो अगर मैं पूछ सकूं, पूछने की इजाज़त हो, तो अभी ये 2 लड़कियों के टच में हैं आप? दोनों की शादियां हो गई हैं और मुझसे नहीं हुई हैं। देखो जो स्कूल वाली थी यार, वो तो मतलब स्कूल का तो सबको होता हाँ, ही है। ठीक। तो उसकी शादी मेरे ख्याल लास्ट 1-2 साल हो गए रहती शादी, ठीक है। हाँ। ग्रेट गाय, उसका हस्बैंड इज अ ग्रेट गाय, बढ़िया कर रहे हैं। और जो ये जो मोहतरमा है, जो सेकंड वाली है, इनसे अभी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है हमारे, इसलिए हम पेज पे शिकायतों के तौर पे शायरी डालते रहते हैं। इनकी अभी शादी हुई है 30 अप्रैल को 2025 को ही। तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है, थोड़ा हिसाब बराबर करना। तो टच में है या नहीं दोनों टच में नहीं है। और दोनों में मेरी मर्जी से, ऐसा नहीं था कि टच में ना रहो, मेरा तो दवाई ले लो। आदमी क्या है ना, आदमी का हाथ काट भी रहोगे ना तो बोले थोड़ा रुक के धीरे धीरे काट ले यार, मेरे को इतना भी मत छोड़, मेरे को छोड़ मत। आदमी का ये रहता है, जब कोई आदमी जा रहा हो ना कहीं, अगर कोई रिश्ता भी छोड़ के जा रहा है आदमी और उसे आवाज लगा दी जाए तो हो सकता है वो रुक जाए। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब एक औरत रिश्ता छोड़ के जाती है, वो पहले जा चुकी होती है, वो बस आपको बता रही होती है कि अब मैं जा रही हूँ और तेरा बहुत हो गया है। मेरा ऐसा ये मानना है, ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, वही गलत है। ये नहीं कह रहा सारी औरतें, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि आदमी जो होता है वो जज्बाती ज़्यादा होता है, वो क्या है इतना पाता नहीं है, वो महसूस करता रहता है, अपने एक्शन में जताने की कोशिश करेगा। लेकिन जो औरत होती है अपने दिमाग में वो प्रैक्टिकल होती है, उसके दिल में भी एक दिमाग होता है, वो सारे सही गलत, नफ़ा नुकसान, मुनाफा फ़ायदा सब देख लेगी। उसके बाद अपनी ग्रुप से डिस्कस कर लेगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से, अपना एक तरफा चल रहा है ये सब। ये आदमी बेचारा घर बैठे से पता ही नहीं किसके कलेज कट गए। ये अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है कि एक दूसरे बाप के नाम से बुला रहे हैं, नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सब डिस्कस करके बुरा आदमी छोड़ दे, उसके 2 महीने बाद आके बताते कि तू तो इस वजह से बुरा आदमी। तो ये हो जाता है ऐसा, ये मेरा मानना है। सो आप लाइफ को एज अ होल क्या देखते हो? एक्सपीरियंस। लाइफ एज अ होल एक जर्नी है, एक तजुर्बे की जर्नी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने जीवन में अभी आगे हो पीछे हो, आप संतुष्ट हो नहीं हो, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें अगर आपको दोस्त बढ़िया मिल गए ना, तो खाली जेब भी आपकी मौज है और भरी जेब भी आपकी मौज है। आपके साथ लोग सही होने चाहिए और उसके लिए आपका व्यवहार, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मेरा दोस्त बहुत अमीर है तो मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। अगर आपकी नीयत ही कपटी है तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही करो, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, मैं इसको फॉलो करता हूँ कि मेरे पे जो है भाई तू ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे सिर्फ यही है मेरे पास एक गिलास, तेरे को तू ले जा। अगर आप बांटोगे ना जीवन में तो आप खुश बहुत रहोगे। अगर आप ये चाहोगे इससे ये ले लूँ उससे ये ले लूँ तो आप दुखी रहोगे। तो मेरा नेचर हमेशा ये रहा है कि भाई मैं तो खाली जेब हूँ, मैं तो फकीर आदमी, तेरे को जो चाहिए मुझसे ले जा, मैं चल सकता हूँ तेरे साथ, मेरा वक्त तेरा वक्त, तू मेरा भाई, चल। तो ये मेरा मानना है। लाइफ को एज अ होल मैं एक सफ़र के तौर पे ही देखता हूँ जिसके अलग अलग मोड़ आते हैं, कभी आप ऊपर हो कभी आप नीचे हो। बस फ़र्क इतना है कि आपका हम सफ़र है कौन, आपके साथ आपके दोस्त है नहीं है उस सफ़र में, और वो आपके साथ कितने सॉलिड तौर पे खड़े हैं, इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। इंटरेस्टिंग। सो मुझे एक रैंडम क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक और बंदे के साथ पॉडकास्ट किया था, वो भी पोएट था, वो लिखता था। तो ऐसे हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशनशिप या लड़का लड़की को लेके। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा था कि फ्रेंडशिप का टॉपिक चल रहा था, तो हमारा एक सवाल आया कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़कियाँ? आपके अकॉर्डिंग क्या है? डिपेंड करता है कि तुम लड़कों की दोस्ती किस उसमें देख रहे हो, कि लड़का लड़के का अच्छा दोस्त है या लड़का लड़की का अच्छा दोस्त है। लड़के का तो भाई बहुत ही स्पेशल बॉन्ड होता है, भाईचारा बहुत बढ़िया है। पर दिक्कत अगर तुम इसे कंपेयर करो ना ऐसे लड़का और लड़की की दोस्ती, तो लड़का ही तो हरामी है फिर। ये भी तो देखो तुम्हारे कितने दोस्त होंगे जिनकी लड़कियां दोस्त है और जो उसके मन में वैसे ही उसका इक्वेशन वही है जो उसकी लड़कों के साथ है। ऐसा भी तो नहीं है ना, इस मामले में नीयत भी तो लड़कों की खराब है। अब अगर तुम लड़की और लड़कियों का बॉन्ड देख लो तो वो वाली बात नहीं आती जो 2 लड़कों में आती है भाई में। पर यार इन पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ये रात के 2 बजे उठ के आ सकते हैं, ये थाने जा सकते हैं, ये किसी के झगड़े में खड़े हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकती, इनके घर पे रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर आप इन चीज़ों को ऐसे कंसीडर करो कि भाई पर ये इससे बात तो करती है, इससे पूछती तो है कि तू कैसी है, तेरे मन में क्या चल रहा है, तू ठीक है नहीं है,
फॉलो अप ले लेगी, इसके साथ बाहर चली जाएगी, जो ये कर सकती है वो इसके लिए कर तो रही है। ये लड़का थोड़ी पूछ रहा है। हम लड़के फिजिकली अवेलेबल हो सकते हैं, इमोशनली नहीं हो सकते। जो लड़कियां हैं वो इमोशनली अवेलेबल हो सकती है। तो इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उनके पैमाने बहुत अलग है। लड़की लड़की की दोस्ती में और लड़के लड़के की दोस्ती में क्या फ़र्क है मेनली? लड़की जो है वो तारीफों पे बहुत चलती हैं, लड़कियां जो है वो शब्दों को बहुत महत्व देती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो दो लड़के एक दूसरे की तारीफ ही कर रही होती है पूरा टाइम, जो लड़के एक दूसरे की टांगी खींच रहे होते हैं, बाप के नाम से बुला बाप के नाम से बुला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे दे तो कह रहे जीजा बना ले, ये इस तरह से बहुत रहता है लड़कों का। तो जो लड़कों की दोस्ती होती है ना बहुत रॉ होती है, उसमें हमने को किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हाँ। क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं है कि बर्थडे क्या है, क्यों मनाना है बर्थडे, होता क्या है बर्थडे पे। लड़कियों को बहुत है इसका। तो ये एक फ़र्क रहता है लड़के लड़कियों की दोस्ती में, जो गहराई होती है। क्योंकि ना फिर हमारा माइंडसेट भी वही है कि भाई हम तो उसी को दोस्त बनेंगे जो एक आवाज़ पे आ जाए, हाँ है ना भाई, मैं मेरे साथ जेल चल ले भाई तू, मैं क्या करूँ, जो खड़ा है मेरे साथ हर टाइम हम उसको दोस्त मानेंगे। हम उसको दोस्त एक बार को हो सकता है लड़के ना माने, एक सर्टेन एज की मैं बात कर रहा हूँ 18 से 25 की, जब तक आपको मेच्योरिटी हिट नहीं करती, कि जो इमोशनली अवेलेबल है पर फिजिकली अवेलेबल हो नहीं सकता। भाई उसकी नौकरी, उसे कल सुबह दफ्तर पहुंचना, वो रात को नाइट आउट पे कैसे आ जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें ना हमें उस टाइम पे इतना समझ नहीं आता, हमें एक वक्त के बाद समझ आता है। पर अगर आप मोटा माटी मुझसे पूछो तो लड़के लड़के की दोस्ती बहुत बेहतरीन होती है। जो मेरे दोस्त हैं बचपन के आज तक वो मेरे साथ है, उनके साथ मेरी कोई इक्वेशन कभी भी नहीं बदली। और कितने ऐसे दौर आए होंगे जब मैं खाली जेब था, मतलब मैं ही रहा उनके साथ, तो वो तो सारी साले अमीर थे स्टार्टिंग से, मेरे पास ही अब जाके आए होंगे, वैसे तब तो नहीं थे। तो उन्हीं के पास उन्होंने घुमाया। गौरव मेरा बहुत बचपन का जिगरी यार है, गौरव अग्रवाल, उसने भाई मेरे को पहली बार उसने KFC डोमिनोज वगैरह वो लेके गया था। मयंक और मेरे को गोलगप्पे खिलाता था क्योंकि हमें पसंद था, मेरे पैसे नहीं थे। तो कभी पैसों का नहीं होता लड़कों में। लड़कियों में फिर भी एक बार को हो जाता है कि इसने मुझे गिफ्ट कितने का दिया, मैं इसे क्या गिफ्ट दूंगी और क्या उसकी वर्थ है, कंपैरिजन हो जाता है वहाँ पे। लड़कों में ना कंपैरिजन नहीं होता ना। लड़कों में जैसे आप कंट्री वाला भी अगर आप हिसाब देख सको तो लड़के जो कभी नहीं देखेंगे किसकी जेब में क्या है, तू खड़ा है, तू बस मेरा भाई है, तू चल। बट ऐसा क्यों होता है कि जब लड़का लड़के की दोस्ती इतनी अच्छी है, बट अगर वो एक पॉइंट बाद ब्रेक होती है तो ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती है? हाँ ये बात सच है। मेरी भी एक दोस्त थी बहुत ही अच्छी। तो इसका यार ये मानना है कि जो हम लड़के हैं ना, हम दोस्तियों को बहुत ऊपर रखते हैं लड़के लोग, क्योंकि हम जज्बाती होते हैं। सारी बातें वायरिंग की आ जाती है। लड़कियां जो है प्रैक्टिकल है। जब लाइफ चेंज हो रही होती है, आप कॉलेज से ट्रांजिशन हो रही है, आप जॉब पे जा रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लड़का होगा वो हाथ पैर मार के आपसे टच में रह लेगा, लेकिन जो लड़की होगी वो इतना टच में रहने की उतनी कोशिश नहीं करेगी। अब इसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि अब उस पॉइंट पे आप उसके लिए क्या पता उतने इंपॉर्टेंट ना रहे हो, उसके लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको उसमें नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, नया फायदा दिख रहा है, नई जगह है, नया ऑफिस है, नए एम्बियंस है, वो वहाँ पे मिक्स होना चाह रही है, तो इस वजह से वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही है। पर क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए, तो वो चीज़ आपको हर्ट करती है। और जब दोनों के एफर्ट्स में गैप आ जाता है तो जो इंसान ज़्यादा कर रहा होता है उसको वो कमी खा जाती है। वो जो बीच का गैप है ना, उसमें कूद के मर जाता है वो रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है। ये होता है। इक्वल एफर्ट्स जब नहीं होते हैं ना, और लड़के जनरली एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि ना हम एफर्ट्स इसलिए करते हैं, हम कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं मुंह से बोल के हर एक बात एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये मैं महसूस कर रहा था और ये इस जज्बात का ये अल्फाज है। 99% लड़के ऐसा नहीं कर पाते, इस वजह से वो एफर्ट करते हैं। वो अगर भाई तुम रो रहे हो, तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हें चुप नहीं कराएंगे, तुम्हारे साथ चल के उसके नए के साथ झगड़ लेंगे। चल भाई तू, हाँ, लौंडों को चुप कराना नहीं आता। वही जो जाकिर खान कहता है कि चल चल हो गया। हाँ, और क्या होता है, चल ठीक है आजा बैठते हैं, मैक्सिमम यही है। आजा बैठते हैं। तो हमारी वायरिंग ऐसी है कि हम एफर्ट्स कर सकते हैं, हम वो कर रहे हैं, उनका क्या है, वो बातें कर सकती हैं, तो वो कर रही है, तो वो मिसमैच हो जा रहा है। ये चीज़ होती है। इस वजह से लड़कों को ज़्यादा बुरा लगता है कि, और हमारे लड़कों को क्या होता है, लिमिटेड दोस्त होते हैं। हाँ, जो बचपन में जो दिख गया वही दोस्त है। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि हमने सोच के दोस्ती करी हो कि कोई टॉपर है तो इससे दोस्ती कर ली, या भाई ये बहुत कूल है, तो ऐसा तो है नहीं। जब स्कूल में एंटर हुए, जो दिखा वो दोस्त जो बन गया, सबसे पहले वही दिखा दोस्त है, हाँ। वो वही वाला दोस्त, वही वाला हिसाब है। और तो जब वो वहां से चली जाती है, और लड़के क्या है आपस में तो कह नहीं पाते, तो जब अपनी लड़कियां दोस्त होती है एक सर्टेन टाइम के बाद, उनसे वो बातें शेयर कर लेते हैं कि यार ये इनसिक्योरिटी है मेरे मन में और ये लग रहा है। जब वो चली गई, वो जगह खाली हो गई, अब वो बातें किससे करेगा, अपने बाकी दोस्तों से कर नहीं सकता। तो वो कमी खाती है इन लड़कों को, इस वजह से ज़्यादा बुरा लगता है। आप इतने ओपन है चीज़ों को लेके, आप ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे वकील की इमेज एक नॉर्मल बंदा समझता है, मैं आज से पहले किसी वकील से नहीं मिला, तो मेरे दिमाग में था कि बंदा काफ़ी डेंस होगा,
ये ना सोसाइटी के स्टीरियोटाइप हो गया ना फिर ये। अभी आप मेरे से मेरे ऑफिस में नहीं मिले ना, हाँ। फर्क है इसका। मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं 10 से 5 कोर्ट में हूँ, 5 बजे के बाद मैं अपना कोर्ट अपनी वकालत चैम्बर छोड़ के आऊँगा। हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन था कि वकील का हम नॉर्मली हम देखते हैं या कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि पुलिस वाला तो मारेगा ही मारेगा, ये कह रहे हो आप? ये कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कि समाज ने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है, हाँ, कि डीन है स्ट्रिक्ट है, हाँ, है ना, पुलिस वाला स्ट्रिक्ट है, पुलिस वाला स्ट्रिक्ट है, वकील स्ट्रिक्ट है, इंजीनियर है, बेरोजगार, ये सब आप कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे लगता है, हाँ, बट आप इतना ओपन है, मतलब इतने फन लविंग टाइप हैं, आप सारी बातें करते हैं, स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट जाते हैं, ये एज अ प्रोफेशन में आपको कहीं हैम्पर नहीं करता? कुछ नहीं, ये तब करेगा ना जब मैं अपने क्लाइंट को रिजल्ट नहीं दिला पाऊंगा। आप मेरे क्लाइंट से मिलो, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। वो मरे से मरे केस में उन्हें निकाल के लेके आया हूँ, वो एक अलग चीज़ है। ये हमें एज एन ऑडियंस हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी जीवन में, या एज ए ह्यूमन बीइंग में हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे मेजर करने के, जज करने के जो पैमाने हैं वो सही नहीं है, वो पूरे नहीं है। हम नहीं बता सकते कि सामने वाला कितना कैपेबल है। कोई टैटू, पूरा टैटू करा रहा है अपने शरीर पे, तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? बहुत बढ़िया बन सकता है, पर माँ बाप के हिसाब से और समाज की, सोसाइटी के हिसाब से तो टैटू करा, हाँ, जज कर, तो जज हो गया ना। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मन में एक इमेज बना के रख रहे हो और मैं उस पर घरा नहीं उतर रहा, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी, भाई मेरा काम तो चल ही रहा है ना। तो ये हमें खुद के अंदर ये बदलाव लाना पड़ेगा। इस वजह से मैं तो जान के इस तरह से करता हूँ कि मैं ये एस्टेब्लिश करके जा सकूँ कि ज़रूरी नहीं है तुम्हें समाज के हिसाब से चलना, बस कुछ अनएथिकल मत करो, किसी के हिस्से का मत छीनो, किसी का दिल मत तोड़ो, और कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखे, तो तुम सही कर जाओगे जीवन में ओवरऑल। ये मोटे मोटे मॉरल एथिक्स है जो हर जगह हर युग में यही चलते आए हैं, तो ये चलते हैं आज भी। इसमें इतना स्पेसिफिक चले जाना है, आप इंस्टाग्राम पे देखो फाइनेंस गुरु हैं भाई, अब इतने 10 रुपये कमाते हो, 9 रुपये इन्वेस्ट कर लो, 1 रुपये में जियो, यहाँ ये पैसे लगाओ, लाइफ रेस है, भागते रहो, यहाँ नहीं 10 जगह इंटर्नशिप करो, यहाँ पे जूनियरशिप करो, यहाँ से ये पैसे कमाओ, इसको यहाँ लगाओ, मल्टीपल प्रोफेशन रखो। क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों का? मुझे एक बात बताओ, अगर आपके मन में सोने से पहले शांति नहीं है, या आपके पास नींद के लिए वक्त ही नहीं है, तो यहाँ आप ये सब करने थोड़ी आए हो। आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, यहीं तो रह जाने हैं। आप जो करो, आप खुश रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ भाई, पैसे बहुत ज़रूरी है, पर पैसे से कंफर्ट आएगा, सुकून नहीं आएगा। खुश कैसे रहा जाता है? खुशी लोगों से ही अल्टीमेटली। ये बात सब बोलेंगे कि लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, हाँ। लेकिन जो आप पल लोगों के साथ बिताते हो ना, उन्हीं से आपको खुशी मिलती है। और संतुष्टि और खुशी में क्या फ़र्क है? संतुष्टि और खुशी में ये फ़र्क है कि संतुष्टि आपको सुकून देती है, खुशी आपका टेम्पररी ड्रग है। Okay. शराब पी के खुशी मिली ना, सुकून नहीं मिला, फिर याद तो वही आया जो खो गया आपसे, वो सुकून है, वो ना आना याद। अंडर द लाइन्स शायरियाँ। एक्सेप्टेंस आ जाना जीवन में, वो सुकून लेके आता है। पैसे कमाना ज़रूरी है कंफर्टेबल लाइफ के लिए। अब ये होता है कि देखो, जो अगर आप आज की बात करो, जैसे मेंटल हेल्थ बहुत एक चलता हुआ टॉपिक है मेरे बचपन में नहीं था मेंटल हेल्थ, हमें पता ही नहीं था, तो हमारी खराब कैसे होती। हमारे पिताजी का ये रहता था, भाई हमारे घर में एक आदमी कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं, बच्चों की सब ने एक ही आदमी नहीं करना है, ठीक है। हाँ। तो वो आदमी कैसे उस टाइम पे मेंटल हेल्थ की बात कर ले या कंफर्टेबल लाइफ देख ले। तो पहले आप अपनी रोटी सिक्योर करो, अपना रोटी कपड़ा मकान आप सिक्योर कर लो। इस टाइम पे आप कुछ मत देखो, आप मेहनत करो, ये बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना। लेकिन जब कमा लो कि अब ठीक है, तो इसके पीछे पागल मत हो जाओ। पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसा भगवान नहीं है। पैसा, ऑफिस, पावर, इमेज, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब यहीं रह जाएगा। मेरे को ना ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें रियलाइज़ भी होती है कि जैसे मैं कल एक 1978 के एनरोल्ड लॉयर से मिला। मेरे पैदा होने से 18 साल पहले वो व्यक्ति वकील था, मैं अब 9 साल से वकील हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि तब कोर्ट कैसा था, तब जुडिशरी कैसी थी, तब क्योंकि तब इतनी कोर्ट नहीं थी दिल्ली में, तब एक 30 हज़ार थी, एक पटियाला थी, और शाहदरा रेलवे स्टेशन की एक छोटी कोर्ट चलती थी, बस कश्मीरी गेट पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस ये था। कितनी फीस मिलती थी तब, जो सीनियर रहे होंगे जो 50-60 साल के थे, उनका कितना नाम रुतबा था। ऐसा हमने सुना है कहानियों में कि वो एक वकील हुआ करता था इस नाम से। अब आज उस टाइम पे जिस आदमी ने अपना जीवन लगा दिया होगा, धुरंधर वकील होगा, नंबर 1 उस टाइम का, कौन जान रहा है उसे आज? अगर वो अपना जीवन जी के गया होगा तो खुशी से मरा होगा, मरना तो सभी ने। अब देवानंद ने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं दुखाया, या उसको लगे एक्टर एक ऐसी इमेज कैरी करता है, उससे आज फर्क पड़ता है क्या किसी को? नहीं।
वो तो मर गया ना। मेजोरिटी लोगों को पता भी नहीं देवानंद कौन है। नहीं पता ना, जब वो कितना बड़ा नाम था देवानंद। हाँ। इतना बड़ा नाम तो नहीं है जितना वो उस टाइम पे था, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। तो जब वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाया भाई, तो एक टाइम के बाद आप भी नहीं छोड़ोगे। तो जीवन जीना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी स्टीरियोटाइप पे बन जाना कि वकील सीरियस रहते हैं, वकील भाई मैं देखता हूँ कुछ जो कॉर्पोरेट में लॉज है 9 बजे था। जैसे जब मैं हाई कोर्ट में भी जॉब करता था तो वहाँ पे भी यही हाई कोर्ट का लाइफ स्टाइल ही है, वर्किंग लाइफ स्टाइल यही है। वर्किंग स्टाइल के 10 बजे बैठे, 11 बजे तक बैठे हुए, मेल आ रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक लोग एक दूसरे को मेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुबह सब नींद में, आंखों के नीचे काले गड्ढे, हाथ में ब्लैक कॉफी लिए खड़े हुए और काम पे काम। ये क्या जीवन थोड़ी है। तो आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस वक्त, क्योंकि एक्सेप्टेंस है मेरे जीवन में। मैंने ये मान लिया कि जो हो रहा है वो लिखा है। मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपने पेज पे मेहनत कर सकता हूँ, अपने शरीर पे मेहनत कर सकता हूँ। अल्टीमेटली मुझे केस मिले ना मिले, उस केस का डिसीजन मेरे फेवर में जाए ना जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है। ये पेज चले ना चले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं चलेगा या बैन हो जाएगा, कुछ एक ऐसी चीज़ निकल गई कि भाई गलत ही हो गया तो वो लिखा होगा, तो आई हैव मेड माई पीस विद दिस। अच्छा हो गया तो लिखा होगा। और एक ना, मुझे ये चीज़ अभी हाल फिलहाल में मैंने इस चीज़ पे बड़ा गौर करा है कि लोग इस चीज़ से बड़ा परेशान होते थे कि भाई मेरी ये डील रह गई, मेरे इतने रुपए का नुकसान हो गया, Regrets. ये प्रमोशन रह गया। मॉनिटरी पे कह रहा हूँ मैं। अच्छा। रिग्रेट्स तो एक ह्यूमन लेवल पे भी होता है ना कि यार हाँ। काश मुझे रोक लेता, काश ये हो जाता, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। आज का जो हमारा जीवन है, मुझे ऐसा लगता है वो इन चीज़ों पे बहुत अटका हुआ है कि वो प्रमोशन चाहिए था, इंक्रीमेंट चाहिए था, उससे ये लेना था। तो जब वो नहीं होता तो आदमी दुखी बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरा वो प्रमोशन हो भी जाता, वो सब मुझे मिल भी जाता, तो मैं तो लेके जाऊंगा नहीं साथ, तो वो मेरा है कैसे? और जो मुझे मिला ही नहीं तो वो मेरा था ही नहीं, तो नुकसान कैसे हो गया मेरा? इतना सॉर्टेड होने के लिए बहुत चीजें फेस भी तो करनी पड़ती बहुत होंगी ना। टूटना पड़ता है आपको, बहुत रोना पड़ता है, मतलब कुछ बिलखना बनने पड़ता के लिए है। वही। सही बात है, बहुत टूटोगे तभी तो कुछ बनोगे। सो मुझे वो बताना कि सबसे हार्ड चीज़ क्या थी आपके लिए एक्सेप्ट करना? मेरे लिए सबसे हार्ड चीज़ थी ये एक्सेप्ट करना कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द पर्सन आई हैव लव्ड ऑल माई लाइफ। और उस टाइम पे ये सब होना जब मेरी जेब खाली थी, मतलब मुझे ये था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं सब कर लूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं भी ले आऊँगा, गाड़ी ले आऊँगा, लेटेस्ट फ़ोन ले आऊँगा, महंगे कपड़े, घर जो चाहिए सब ले आऊँगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं सब कर लूँगा। और उस टाइम पे जब साथ आपका छूटता है ऐसे व्यक्ति का जो आपके लिए दुनिया था, तो वो सबसे हार्ड टाइम होता है। और उस टाइम आपको महसूस होता है कि जगह की दुनिया कितनी छोटी है, आपके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है। आप कहीं भाग जाओ, आपके आंखों से आंसू गिर ही जाएंगे। तो वो जो टाइम होता है, और ये पिक्चरों में होता है कि आज दिल टूटा भाई, कल मेहनत करी, धड़कन के देव की तरह वापस आए। असल ज़िंदगी में वक्त लगता है। आपको उस दिन सड़क से पैदल चल के घर जाना है, घर जाके आपके माँ बाप बैठे हैं, आपको कल सुबह दफ्तर जाना है, आपको काम ढूंढना है, काम करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो चुकी है, आपका दिल कितना दुख रखा है। तो जब आप वहाँ से अपने आप को पिकअप करते हो और चीज़ें बनाते हो, तो एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉर्टेड हो जाते हो। तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे काफ़ी जगहों पे रहा हूँ, लोवेस्ट पॉइंट पे, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और काफ़ी वक्त मैंने गुजारा इन चीज़ों में सोचते हुए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों 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 पे जब मैं वक्त गुजारता रहा। और बहुत वक्त गुजारने के बाद जब मुझे समझ आया कि लिखा था, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये हर चीज़ पे ये अप्लाई हो सकता है। आपके पैसे खो गए, आपको किराया भरना था, आप पे जो पैसे थे वही चोरी हो गए, घर पे चोरी हो गई, रो लो, या लिखा था, अब नए पैसे कमाते हैं, आपको पैसे पड़े पा गए, लिखा था। तो ये हर जगह चलता है, मन को शांति बहुत देता है ये, ऐसा मेरा ये मानना है। तो मैं इस प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करता हूँ। इसके अलावा एक कहावत को मैं मानता हूँ कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। तो वो ये रिएक्शन हमारे हाथ में है। ये सब कुछ अल्टीमेटली भगवत गीता वाली बात हो जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अटैचमेंट मत रखो। बट उस फेज से कैसे निकले जब सब कुछ आपके अगेंस्ट था? जब सब खत्म हो चुका था। हाँ, जब अपना वर्स्ट अभी तक के लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज याद करो, उस फेज से कैसे निकले? मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ, चलो। किसने हाथ पकड़ा था? कोई नहीं पकड़ता हाथ लड़कों का। लड़कों के पास ये लग्जरी नहीं है कि आपको कोई हाथ पकड़ लेगा या आपकी कोई बात सुन लेगा या कोई आपका मन हल्का करा देगा। ये लग्जरी लड़कों के पास थोड़ी होती है। लड़कों के हाथ ही पकड़ लिए जाते तो लड़कों को हार्ट अटैक थोड़ी आ रहे होते भाई। अरे यार, काफी डिप्रेसिंग हो जाएगा ये तो सही है, लड़कों का हाथ नहीं पकड़ता कोई। अब मैं झूठी बातें करता हूँ तो बताओ, मैं झूठ बोल देता हूँ पर मैं उसके पैसे लेता हूँ। लड़कों के कोई हाथ नहीं पकड़ता। मेरे साथ जब ये सीरियस जब ऐसा हुआ कि मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। एक बार तो पहले लगा था जब वो स्कूल वाली जब जिनसे ब्रेकअप हुआ था, पर वो
अब जब मैं ऐसे लाइफ में देखता हूँ, अब तो खैर मुझे कुछ भी इतना सीरियस नहीं लगता कि ठीक है वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। हर चीज़ के होने का एक कारण है, एक बड़ी पिक्चर में समझ आएगा, जो आज समझ नहीं आ रहा हो सकता है मरने से पहले तक समझ आ जाए, तो तब की तब देखी जाएगी। 21 सितंबर 2021 की ये बात है जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब आगे कदम रखने के लिए ज़मीन नहीं बची है और पीछे तो मेरे कभी कुछ था ही नहीं, अब मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। क्योंकि मैं 30 जून 2016 से एक जगह गया था, मैंने मेहनत करी थी उस जगह पे अपने गुरुजी के यहाँ तीसरी कोर्ट में, और वहीं पे मुझे वो मोहतरमा भी मिली थी। तो जब मैंने 5 साल एक जगह लगाए थे और मेरी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी, मैं एनरोल हो चुका था, मैं वकील बन चुका था, और बहुत कम हमारे प्रोफेशन में क्या पैसे नहीं मिलते आपको, तो मुझे पूरा दिन काम करने के बाद 200 रुपये मिलते थे। सुबह से शाम मैं काम कर रहा हूँ और मुझे मिल 200 रुपये रहे। अब 200 रुपये पे नहीं चल पाता था जीवन कभी भी उस टाइम, और सबसे ज़्यादा बुरा लगता था कि हम मिनिमम वेजेस ऐड के हिसाब से बाकियों की मेंटेनेंस बनवा रहे हैं और हमारे दिन की 200 रुपये। तो उस दिन क्या हुआ, 21 सितंबर को मैं ये सोच के गया था कि मैं बोलूँगा कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, मेरे घर वाले पूछते तो क्या कमाता है, ज़्यादा नहीं 12-15 हज़ार रुपये अगर मुझे मिल जाए महीने के, जो मैं डिजर्व भी करता था, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वो जो मोहतरमा थी उस दिन वो ये आ रखी थी कि उन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया था। उससे पहले मेरा उनसे ब्रेकअप हो चुका था 2019 में, पर मैं इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि ये वापस आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो सब सही करा है इसके साथ, मैंने कुछ गलत नहीं करा कभी। वो इसलिए आई थी कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे जॉब अप्लाई करी थी और उनकी वो गवर्नमेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग गई थी, तो वो मुंबई जा रही थी, तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने आई थी। तो उस दिन उनका आखिरी दिन था वहाँ, और इत्तेफाक से जब मैंने मांगे पैसे तो मेरा भी आखिरी दिन हो गया वहाँ पे। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, जो एक छत थी सर पे, जो मैं कोर्ट आया करता था, अब मेरे पास वो जगह नहीं बची क्योंकि नौकरी में छोड़ चुका हूँ। वो जो लड़की थी जिसकी आने की उम्मीद थी, जिसके ऊपर पूरा जीवन आसपास मेरा ये चलता था, मैंने सारे जीवन ये कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वकील बन जाऊंगा ना, मैं ले लूंगा लेटेस्ट आईफोन ले लूंगा, मैं अपना चैम्बर लूंगा, अपनी प्रैक्टिस, बढ़िया कपड़े सब ले लूंगा, गाड़ी वाड़ी। वो लड़की जा रही है, मैं पीछे हूँ उससे जीवन में, वो उसकी जॉब लग गई है, वो नए शहर जा रही है, और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, ना जेब में पैसे हैं, ना कोई फ्यूचर का प्लान है, ना हाथ में नौकरी है, ना कुछ मालूम है कि क्या करूँगा। तो उस दिन मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया। तो ये हुआ था उस दिन मेरे साथ, तब मुझे लगा था, वो था एक सीरियस लोवेस्ट पॉइंट जो था मेरी लाइफ में कि इश्क छूट चुका है, जेब खाली है, पेट भूखा है, सपने बहुत है, पर करे क्या, कहाँ जाए समझ ही नहीं आ रहा था, कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो उस दिन था मेरा लोवेस्ट। वहाँ से उठे कैसे? नसीब से, वक्त के साथ। उसके बाद मैं घर आया, रो तो मैं सकता नहीं था, घर का बड़ा बेटा हूँ मैं। तो क्या होता है जब आप घर के बड़े बेटे होते हो ना, आप घर वालों की उम्मीद होते हो, उम्मीद अगर टूट जाएगी भाई तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। तो मैंने नौकरी ढूंढी, मैंने अपने हार्ट ब्रेक से उस टाइम पे डील नहीं करा, और क्योंकि जब मैं फर्म्स में अप्लाई कर रहा था तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरा लिटिगेशन की प्रोफाइल थी। फर्म में चाहिए था उन्हें एक कॉर्पोरेट टाइप, वो मेरा सीवी में था ही नहीं। मैं तो सारी जिंदगी अपने गुरुजी को फादर फिगर मान के चलता रहा कि इन्हीं की तरह चैम्बर खोल लूंगा एक दिन। मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मेरे सर से छती हट जाएगी तब। तो फिर मैं कोर्ट में ना, हर कोर्ट में एक सेंट्रल हॉल में डिस्प्ले बोर्ड होता है जगह जगह, जहाँ लोग पर्चे चिपकाते हैं कि नौकरी चाहिए। तो उन दिनों 2 महीने तक मैं लगातार हर कोर्ट घूमा और डिस्प्ले बोर्ड से सबके नंबर निकाल के कॉल करता था कि यहाँ पे आपको जूनियर चाहिए, लिख रखा है। तो मैंने ऐसे नौकरी ढूंढी थी। ऐसे मैंने 2 महीने बाद फाइनली 22 नवंबर को 2021 को मेरा फर्स्ट डे था, दिल्ली हाई कोर्ट में मुझे जॉब मिली थी। तो मैं 2 महीने हर दिन बस घर से निकलता था ड्रेस पहन के कि हाँ मैं कोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट इतने सालों से जा ही रहा था, और घर से मैं पैसे लेता नहीं था क्योंकि एनरोलमेंट मेरा हो चुका था और पैसे मेरे पास थे नहीं अब। तो कभी किसी दोस्त से लिफ्ट ले ली, एक बार मैं मेट्रो कार्ड बेच के गया था, तो ऐसे भी मैं गया था। इस वजह से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे ये सारी कार्य इतने पसंद नहीं है। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में अपनी जॉब लैंड करी, उसके बाद मैंने वहाँ मेहनत करी, फिर मैंने वो छोड़ के अपना ऑफिस स्टार्ट करा, फिर मेरा काम चल रहा है, ये था। सो ये मुझे एक बात बताना है, जो ये डीपेस्ट पिट था आपका, यहाँ से जब आप उठे। नहीं, डीपेस्ट पिट मुझे ये उस टाइम पे लगा था, क्योंकि तब मेरे पास कुछ था नहीं। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे काम आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर जब मेरे पास पैसे वैसे आ गए, काम वाम आ गया, तब जब उसके बाद में दोबारा मैंने सेम हेल्पलेसनेस फील करी, तो मुझे पता चला कि पैसे से तो कुछ होता ही नहीं है। पहले मुझे लगता था कि यार पैसे आ जाएंगे तो मेरी 99% दिक्कतें जो है सॉल्व हो जाएंगी। पैसे से सही में कुछ कुछ नहीं होता। पैसे से कह तो रहा हूँ कंफर्ट मिलेगा। अगर आप दुखी हो तो आप गाड़ी में भी दुखी हो, साइकिल में भी दुखी हो, बेटर है आप गाड़ी में दुखी रहो, थोड़ा एसी वेसी गाने वाने सही है। पैसे से जो चीज़ें आती है ना, वो अपने साथ खालीपन ही लाती है अगर आप संतुष्ट नहीं हो। आप घर बड़ा कर लो, 5000 एकड़ के घर में हो, आप छत पे खड़े हो, पूरा शहर आपका है, खड़े तो अकेले हो। वो जितना बड़ा घर होगा वो खालीपन आपको खाने को दौड़ेगा। सबसे महंगी गाड़ी ले लो, सबसे लंबी गाड़ी ले लो, बैठे तो अकेले हो।
साथ तो वो है ही नहीं ना जिसके साथ घूमना था, तो वो चीज़ खाएगी आपको। तो पैसे से आप मटेरियलिस्टिक चीज़ ही तो ले रहे हो, व्यवहार थोड़ी कमा रहे हो, प्यार थोड़ी कमा रहे हो। अगर आपको ठंड लग रही है, आपने जैकेट पहन ली, लेकिन किसी का हाथ अपने हाथ में पकड़ के जो हाथ से नरमी और गर्मी महसूस होती है थोड़ी मिल रही है आपको। हीटर के आगे हाथ रख सकते हो आप, पर ये महसूस थोड़ी कर सकते हो। ये चीज़ पैसा नहीं ला सकता। तो एक इंसान इसमें खुशी कैसे ढूंढे? ना ढूंढे, पैसों में खुशी नहीं है, पैसों में खुशी, पैसों में सिर्फ आराम है। आराम ढूंढे, जिस चीज़ में जो मिलेगा वही तो ढूंढो। हम गलत जगह गलत चीज़ ढूंढेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? हम पैसों से कैसे खुशी ढूंढ लेंगे? या तो फिर आप इतने, अगर आपका दिल खोखला है इतना कि आपको महंगी चीज़ खरीद के सुकून मिल जा रहा है, तो बात अलग है। मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मैं उस तरह की बातें कर सकता हूँ। मुझे कभी अगर मेरा दिल उदास है तो ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने सोने की चेन ले ली, मेरा दिल खुश हो गया। उदासी में चेन ले ली, चेन तो इन्वेस्टमेंट है, चेन लेनी थी वो एक अलग चीज़ है, वो ले ली, पर उससे खुशी थोड़ी आ जाएगी, डिराइव थोड़ी होती है खुशी। सो मुझे एक बात बताना, जिस इंसान से वो प्यार, एक कोई एक इंसान है जिससे वो किसी को प्यार करता है, वो उसकी ज़िंदगी में से चला गया है, हाँ, पर उसकी ज़िंदगी में पैसा आ गया है, तो वो इंसान खुश कैसे होगा? वो इंसान खुश तब होगा जब वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये अब मेरा जीवन नहीं है। इस पर ना एक शेर भी बहुत फिट है कि हम कहानी के नायक क्यों नहीं बने, ये सोच के हम उदास बार बार होते हैं, पर कुछ कहानियां हमारे लिए नहीं होती, हम उनके महज किरदार होते हैं। ये शायद राकेश तिवारी साहब का है, और कितनी फिट है। देखो ये बात मिल गया ना जवाब इस पे, यार किरदार था मैं उसमें। आपको एक्सेप्ट करना है कि जो था बहुत हसीन था, पर लिखा नहीं था। सारी बात यहीं आ जाती है कि लिखा था और लिखा नहीं था। तो यही लिखा था कि उसका जाना है, तो भाई वो चली गई। और एक्सेप्टेंस कैसे आती है? एक्सेप्टेंस तो ये ना कि आप अपने नसीब से नहीं जीत सकते। आपने थोड़ी खुद को बनाया कि आप अपना नसीब लिख रहे हो। कोई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं है जिससे बंदा एक्सेप्ट कर सके, या वक्त लगता है, टाइम के साथ आता है? टाइम के साथ आता है, ठोकरों के साथ आता है। जब तक आपने ठोकर खाई नहीं है ना, तब तक आप वो महसूस कर ही नहीं सकते कि गिर के चोट में दर्द कितना है। देख के कभी दर्द नहीं महसूस होगा। लोग बहुत बातें करेंगे कि देख लेना वो जा रहा है सड़क पे, गड्ढा है वहां से गाड़ी मत ले। जब तक तुम उस गड्ढे में गिरोगे नहीं, तुम्हें उसकी गहराई नहीं पता चलेगी। जब तक तुम्हें वो रगड़े नहीं लगेंगे हाथ पे, तुम्हें वो जख्म नहीं दिखेगा, तुम्हें वो दर्द महसूस ही नहीं होगा। और जब तक वो महसूस नहीं होगा तो उसका इलाज तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा। सो लाइफ एज अ होल काफ़ी टफ हो जाएगी ना उन लोगों के लिए जो प्यार करते हैं। लाइफ एज अ होल बहुत ईजी है भाई, लिखा था जो हो रहा है लिखा है। पर ये भी तो एक टाइप का भागना टाइप का हो गया कि अपने सत्य से भाग गए। सत्य क्या है फिर आपके लिए बताओ? सत्य क्या था कि उसकी शादी रोक देते, मंडप पे जाके उठा के ले आते? ये सत्य है? बाप गोली मारते। जो आपको छोड़ के जा रहा है तो वो आपके लिए नहीं है ना। रुक तो सकता था इंसान, जिसको रुकना होता है वो रुक जाता है। रुकने वाले को वजह चाहिए, जाने वाले को बहाना। आप वजह ढूंढ रहे हो, वो बहाना दे के चली गई है आपको, और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है आपको। और आपके मन में अगर उम्मीद हो तो? उम्मीद तो मार देती है आदमी को। उम्मीद से क्या होता है? उम्मीद है मेहनत करो, नहीं मिला फल कोई बात नहीं। ये हैं सारी चीज़ें। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप ये कह सकते हो, इसके इंटरप्रिटेशन ऐसे कि बहुत बुज़दिलों वाली बातें हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मेहनत ही मत करो या लड़ो मत अपने लिए। जान लगा दो, जंग लड़ लो, पूरी दुनिया में आग लगा दो, पर जब ना मिले तो दिल छोटा मत करना। हरिवंश राय बच्चन साहब की वो लाइन, अमिताभ बच्चन साहब कई बार कहते हैं इसको कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, कि जब आपके मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है। आप इस तरह से भी चल सकते हो अपने जीवन को लेके। बाकी सोच की बात है। मैं चीज़ों में गहराई बहुत ढूंढता हूँ, और लोग जो हैं वो सतही ऊपरी स्तर पर बहुत रहते हैं। मुझे उस पर नहीं रहना है। पर वो खुश रहते हैं जो जैसे खुश रहे, मैं ऐसे खुश नहीं रह सकता। मैं तुमसे, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। ऐसे नहीं कि बस तुम्हारी पिक्चर लाइक कर दी, शेयर कर दिया, होगी दोस्ती। नहीं, थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग है, तो मैं चीज़ें बहुत सिंपल रखता हूँ। मेरा ये मानना है, इस वजह से भाई। अभी आपने जो बोला कि वो शायरी में हरिवंश राय बच्चन की, जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो तो वो अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का है। सही बात। तो इस पे रिसेंटली रील एक क्लिप देखी थी मैंने, जिसमें वो कह रहा था, एक विजुअल टाइप का था, जिसमें जो वो चाहता था वो एक फूल है, एक बंदा जा रहा है वो एक फूल को चाह रहा है, बट वो आगे बढ़ के गार्डन दिख रहा था। सही बात है। पर वो बंदा गार्डन में होते हुए भी एक फूल के लिए तरस रहा है। सही बात है, ये तो होता ही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब गार्डन नहीं चाहिए था, उसे एक फूल चाहिए था, वो फूल नहीं मिला। वो अभी उस दौर में चल रहा है, उसको वही फूल चाहिए था। जब वो ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये फूल मेरे लिए नहीं है,
मैं ये कहानी है ही नहीं मेरी, तब उसको समझ आएगा कि ठीक है गार्डन है, बैठो। हो सकता है उसको वो फूल कभी मिले ही ना, वो कभी उस फूल के साथ जीवन बिताए ना, वो तस्वीर में वो फूल लगाए ना, वो महक वो ना ले पाए जो उस फूल से उसको चाहिए थी, वो नम्रता उसको ना मिल पाए, और वो मन उसका खालीपन तरसता रह जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन एक वक्त के बाद जब उसको एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि ये नहीं था मेरे लिए, तो वो जितना वक्त लगना है ना इसमें, उतना वक्त लगने के बाद ही ये एक्सेप्टेंस आती है। उसके बाद समझ आता है कि अरे यार सुंदर, तो देखो ये बगीचा भी बहुत है। आपको कितना टाइम लगा? मैं तो अभी उसी दौर में चल रहा हूँ भाई, ये तो मुझे पता है कि ये करना है, मैं ऑलमोस्ट इस दौर में शिफ्ट हो चुका हूँ। पर कभी कभार व्हाट इफ मन में 19-20 कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं रैंडम, साल में कभी एक आधी बार कुछ हो जाए, या आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई दो लोग बात कर रहे हो, उसने वो एक बात बोल दी जो वो बोला करती, तो आप फ्लैशबैक में चले जाते हो। हाँ या फिर किसी के परफ्यूम की खुशबू आ गई जो वो लगाता था, हाँ। है ना, कुछ चीज़ें आपको अपने वक्त में पीछे ले जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ना, ये यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि तू भाई आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा है। तो ये वो एक कार्मिक टेस्ट होता है कि चेक तो करें कितना पढ़ा है तूने। तो ये यूनिट टेस्ट लेती है यूनिवर्स हमारा। ओके, सो अगर मैं पूछूं अभी तक की, क्योंकि मेरे को काफ़ी बातों में बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छी बातें थी, बट अगर एक एडवाइस जो आपको किसी और ने आपको दी हो और आपके साथ रह गई, लाइफ एडवाइस। और मुझे लाइफ एडवाइस, इस मामले में मेरा नसीब इतना अच्छा रहा नहीं है। जो ये मैं कहता हूँ कि लिखा है, लिखा था, ये प्रिंस ने मुझे बोली थी, मेरे दोस्त ने। और ये तब बोली थी जब मेरे पास बिल्कुल पैसे थे नहीं, और मेरे 500 रुपये थे वो भी खो गए थे, और मेरे बहुत खुंदकारी थी कि भाई, तो उसने कहा भाई धक्का दे, लिखा था। तो ये रह गई मेरे साथ। उसने कैजुअली बोला था, फिर मैं इस चीज़ की डेप्थ में चलता ही चला गया। फिर मैंने देखा तो बाइक चोरी हो गई मेरी, लिखा था। दिल टूट गया मेरा, लिखा था। कुछ नुकसान हो गया मेरा, तो लिखा था। सब लिखा है। तो फिर ये चीज़ प्रिंस से आई। ये चीज़ मैं, हाँ, मैं प्रिंस को ही देना चाहूँगा। ये चीज़, ये लाइफ एडवाइस मैं ये मानता हूँ। एक मैं डिसिप्लिन वाली चीज़ बहुत मानता हूँ कि वक्त की कदर करो। वक्त रहते अगर आप चीज़ें हासिल कर सको तो उसमें करने वाली मेहनत में आलस मत करना। मतलब? जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है अभी, हाँ। आपको वो चाहिए, पर आप थोड़ा इतना एफर्ट नहीं डाल रहे कि अब बैठा तो है, मैं नहीं जा रहा, मैं कर लूँगा, कल कर लूँगा, आज के हिस्से की मेहनत मैं कल कर लूँगा, आज मेरा मन नहीं है, ये मत करना अगर आपके लिए वो व्यक्ति ज़रूरी है। क्योंकि जब एक वक्त गुजर जाता है ना, एक वक्त गुजर जाने के बाद आपको आपकी मन पसंदीदा चीज़, व्यक्ति, शख्स सब मिल भी जाएगा ना, तो उसकी वो अहमियत नहीं रहेगी। तो जब है वो वक्त, वो दौर है आपके पास, तो किसी को फॉर ग्रांटेड मत लेना। उसमें जो आपको मेहनत करनी हो, उस मेहनत करने के हिस्से में आलस मत करना, जान लगा देना। कहीं ये ना हो कि आप मेहनत ही ना करो और वो चले जाए, फिर आप कहते रहो कि लिखा था। ये लिखा था तब आएगा जब आपने जी जान लगा दिया। मुमकिन तो मुमकिन, नामुमकिन की तैयारी कर आप बैठे हो, मुमकिन तो हमने सब कर ही दिया है। सामने वाला शख्स ये कह दे कि भाई इससे ज़्यादा बनता नहीं था जो इसने मेरे लिए कर दिया, तब आता है ये लिखा था। ऐसे हर चीज़ पे कैजुअली नहीं कि मैं गाड़ी गलत चला रहा हूँ, मैंने एक्सीडेंट कर दिया, लिखा था, नहीं। जब सब कर लो, सारी जगह से थक जाओ, सबसे लड़ झगड़ लो, तब आप खुद को जब बोलोगे कि लिखा था, तब आपको नींद आ जाएगी चैन की। तब डालना आपको ये लिखा था। काफ़ी डीप बातें हैं यार। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट? रिग्रेट नहीं है मेरी लाइफ का। रिग्रेट मुझे इस वजह से नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही हो या गलत हो, मुझे फेस करना। मेरे। रिग्रेट नहीं कह सकते, मैंने गलत फैसले लिए हैं जीवन में और मैंने उनकी वजह से भुगतान करा है अपने हिस्से का, तो उसे मैं रिग्रेट नहीं कहूँगा। वो मेरी चॉइस थी, उस वक्त मुझे सही लग रहा था और उस वक्त की समझ के हिसाब से वही मेरे लिए सही था, तो मैंने वही करा। अब वो गलत निकला अगर, तो उससे मैंने अपनी सीख ले ली है। मुझे ये नहीं है कि यार अफसोस नहीं है मेरे जीवन में। गलत कर्म है, गलत रास्ते हैं, उनके उनके जो मुझे मंजिलें जो ले गए वो भी गलत थी, पर मैं उसको रिग्रेट नहीं मानता। वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे मुझे समझदारी आई कि क्या नहीं करना है। करके ही पता चलता है आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। इतने ही अगर हम समझदार हो जाए तो मेरे कोई रिग्रेट नहीं मेरा आज तक। ना मेरे को वो रिग्रेट है कि मैंने मैथ्स का पेपर छोड़ दिया उसको हाँ बुलवाने के लिए, और अब वो साथ भी नहीं है, तो इस बात पे क्या मलाल रखना यार। ये मेरा कोई मलाल नहीं है। मैंने अभी तक का 60 से ऊपर पॉडकास्ट कर लिए हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों से, प्रोफेशनल लोगों से। आप उन कुछ लोगों में से हो जिनकी बातें काफ़ी डीप हैं, जिनने एक्चुअली ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं और उन
हज़ारों चीज़ों में भी एक हज़ारों नज़रिए से देखी है और उसकी गहराई में गए हो और फिर जाके इतने एक्सेप्टेंस वाले या इतने काम हो, एंड आई रियली लाइक दैट। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा ना सरफेस लेवल, मेजोरिटी लोग वहीं लाया करते हैं और वो खुश रहते हैं। जो डीप जाता है मेजोरिटी टाइम वो दुखी रहता है, बट एक उसके पास वो रहता है कि हाँ भाई कम से कम मुझे पता है। वो पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, किसको क्या चाहिए। मुझको मेरे जवाब चाहिए थे, इसलिए कुरेदा मैंने सब। जब मुझे मेरा जवाब नहीं मिला किसी भी चीज़ का तो मैं कुरेदता चला गया। क्यों नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी में घुस गया, न्यूरोलॉजी में घुस गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गया, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में गया, बर्थ चार्ट्स कंपेयर करने लग गया, पास्ट लाइफ कनेक्शन तक मैं घुस गया, एस्ट्रोलॉजर्स पे बैठा हूँ, पंडितों पे बैठा हूँ, हाथ दिखा रहा हूँ, जन्म पत्रिका दिखा रहा हूँ दोनों की कि क्यों हुआ ये, क्या वजह थी। वही लिखा था। सब करने के बाद जब मैं अंत में इस पर पहुँचा कि ये तो लिखा था, तो फिर शांति मिल गई जीवन में। बहुत भटका मैं, अशांति में बहुत भटका मैं। पर कभी ऐसा दिमाग में आता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ अलग करता, हाँ, तो बहुत आज सोचा था मैंने इस बारे में। जिंदगी कुछ और होती। ये तो एक ख्याली लग्जरी जो हम खुद को देते रहते हैं, हर इंसान देता है कि उस वक्त अगर मैं ये कर देता तो। आज ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने ना करा हो, मैंने सब कर दिया था। मेरे लिए रिलेशनशिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रही हैं जीवन में। इक्वेशन जो है मेरे लिए, पैसा जो है कामयाबी को मैं उससे नहीं नापता। ओके। कामयाब मेरे लिए वो व्यक्ति है जिसके रिश्ते सफल हैं, जिसके माँ बाप उससे खुश हैं, जो खुद खुश है। ये मेरा मानना है। तो मैंने कभी पैसों को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मेरा क्लियर था पैसे बहुत ज़रूरी है, जो मुझे चाहिए वो पैसे से आएगा। जो मुझे चाहिए एज इन डेली लाइफ में चाहिए, मुझे कंफर्टेबल घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। लेकिन जो ये एहसास है, खुशी का एहसास, दुख का एहसास, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। इनको महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। कि गर्म पानी में उंगली डाल के कैसा लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं डालूंगा नहीं उंगली। सुन लिया मैंने, हाथ जल गया, कितना जल गया, त्वचा पे कैसा लगा, बर्फ़ में जाके कैसा लगता है, हंस के कैसा लगता है, रो के कैसा लगता है, मुझे सारी चीज़ें खुद जाननी थी। तो इस वजह से मेरे जवाबों में इतनी परत है। आप तलाश में निकल गए थे एक तरीके मैंने बहुत, मैं होश में घूमा हूँ, मदहोशी में घूमा हूँ, नशे में घूमा हूँ, काम के बोझ में घूमा हूँ, मैं सवालों के जवाब ढूंढता रहा हूँ, सबसे पूछता रहा हूँ, लोगों ने जवाब देने बंद कर दिए। मैंने सब जो मुमकिन था हर एक चीज़ करी। तब तो एआई भी नहीं था, अभी तो आया एआई कि आप डाल दो सब आ जाएगा। तब तो आपको जाना पड़ता था भाई, पंडित के पास खड़े हो, पैसे है नहीं, लिमिटेड पैसे, उसमें से आप जा रहे हो, अब क्या करोगे आप। लोग पागल पागल, थेरेपी थोड़ी ऑप्शन था उस टाइम पर पहले, ये तो अब है। अब इसके लिए लोग अवेयर हैं। पहले आप थेरेपी चले जाओ, 8 साल पहले लोग आपको इतना सपोर्ट नहीं करते थे अगर आप थेरेपी जा रहे हो कि बावला हो गया तो ये चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर ही मुझे ऐसा लगता है जो अलग अलग तजुर्बे रहे मेरे जीवन में, जो हादसे रहे, हसीन हादसे कह लो, वाक्य कह लो, जो भी किस्से कहानियाँ मैंने जी हैं, मैंने जिया बहुत है। हर एक चीज़ मैंने जी बहुत है, मैंने महसूस बहुत करी है। उन सबको तोड़ मरोड़ के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे सारे जवाब मैंने आपके सामने रखे। और यही फ़र्क है आपके बाकी, जो आप बाकी लोगों से अगर आप यही सवाल करोगे उनके जवाबों में, कि उनमें जवाबों में सही जवाब होंगे। मेरे जवाब जज्बाती जवाब है। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बातें सही हैं, कि मैं एकदम, आप किसी से पूछ लेना, मेरी रील चला के बोलेगा सही कह रहा है, वो ही बोलेगा अच्छा कह रहा है, सही गलत नहीं पता, क्योंकि वो मुझे नहीं पता। मैंने सही गलत के पैमाने में ना अपनी बातें रखी है ना अपनी सोच रखी है। सो भैया हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं, जहां मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूं। सो मेरा सवाल होगा कि ऐसी कोई लाइफ एडवाइस, प्रिंसिपल या कोट जो उस पर आप जीते हों। मैं तो इन्हीं पे जीता हूँ जो मैंने आपको अब तक बताया इस पूरे सेशन के दौरान, कि जो हो रहा है लिखा था, और लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ इन चीज़ों का। इसके अलावा मैं इस पर बहुत जीता हूँ कि जहाँ दिल लगे जान लगा दो। जहाँ दिल लगे वहाँ जान लगा देनी चाहिए। इतना नहीं सोचना चाहिए कि मुनाफा क्या है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। समझ आ रहा है तुम्हें तो तुम करो, बस मॉरली गलत ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ये आप देख लो। तो उसके बाद तो फिर अब दुनिया के विरुद्ध चले जाओ, कोई बात नहीं। क्षमता रखना, साहस करना चीज़ों में। इस चीज़ को सोच के मत पीछे हट जाना कि मुझे डर लग रहा है। ये सोचना कि उसके साथ जाके वो चीज़ पा के तुम्हें कैसा महसूस होगा, उसके लिए जो करना पड़ जाए वो कर लेना। बशर्ते वो चीज़ कुछ ऐसी मत करना कि आगे जाके तुम आईने में नजरें ना मिला सको कि मैंने छल कपट कर लिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, किसी का फ़ायदा उठा लिया और अपना मैंने मुनाफा कर लिया। वो मत करना।
बाकी तो जो जी चाहे वो करो। एक ही जीवन है, इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से मत चलना कि ये कपड़े पहनो, इतने बजे उठो, इतने पैसे कमाओ, इनको यहाँ लगाओ। नहीं, जब जी करे तब उठना, मेहनत करना, नीयत साफ रखना, और जितनी ज़्यादा मेहनत कर सको उतनी मेहनत करना, पर अपनी ज़िंदगी ज़रूर जीना। ये ऑफिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट दी होल लाइफ। इस बात को ध्यान रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कूल बनना के लिए तुम्हें 10 बजे तक काम करना है, 2 बजे तक काम करो। नहीं, ऑफिस 10 से 5 है, 10 से 5 करो। उसके बाद चाहे तुम खाली बैठो, अपनी माँ के पास जाके बैठो, घर वालों के साथ बैठो, पार्क में बैठो, हवा खाओ, रील देखो, जो मर्जी करो। ज़िंदगी जीना ज़रूर, चीज़ों को एहसास करना, सामने वालों की बातों को ना महसूस ज़रूर करना कि अगर वो कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, उससे पूछ लेना, किसी के हाल पूछ लेना, किसी की मदद कर सको तो कर देना, बेवजह किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सको तो ले आना। ये चीज़ ना ख़त्म सी होती जा रही है कि बिना मतलब के लोग रिश्ते नहीं रख रहे हैं। पहले जब मैं छोटा था मैं देखता था कि रिश्तेदारियाँ कोई एक दूसरे के घर जाता था शाम को चाय पीने, ख़त्म हो गया वो। लोग किसी को फ़ोन बिना मतलब के कर ही नहीं रहे हैं। वो हंसी मजाक सिंप्लिसिटी सब ख़त्म होती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, नए नए सिचुएशनशिप आ गए, नैनोशिप आ गए। इन सब मत पढ़ना। इश्क है तो निभाना, नहीं है तो साफ बताना, किसी का दिल मत दुखाना। ये मेरा कहना है। एज आप शायर हैं, वकील हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं। स्टैंड अप कॉमिक वाली साइड तो हमने देख ली थी स्टार्टिंग में, क्या रोल होने से पहले। वकील वाली साइड की भी हमने कुछ झलके देखी थी कैमरा स्टार्ट होने से पहले। अब शायर को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी फेवरेट शायरी इरिस्पेक्टिव ऑफ वो आपकी हो या किसी और की, एक मेरी फेवरेट तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने जिया है वो। मुझे ऐसा मानना है कि पसंदीदा शायरी वो होती है जो आपके हालात बता दे। किसी और की भी अगर मैं कोट करूँगा तो वही होगा जो उस वक्त पे फिट बैठ रही होगी। ये मैं एक आखिरी मुलाकात पे मैंने लिखी थी। ये मैं आपको सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको शायरी दिखाऊंगा, आपको मैं नज़र आ जाऊँगा इस शायरी में। ये है कि सब खत्म हो चुका है, उसके बाद एक आखिरी मुलाकात हो रही है। लड़का जो है वो उससे जा रहा है कि यार सिर्फ पुरानी बातें याद दिला दूंगा, कस्में बातें याद दिला दूंगा, उसी जगह पे ले जाऊंगा, इसको मैं नज़र आ जाऊंगा, कुछ भी करके मैं इसको पालूंगा। लड़की जो है वो उस पर आ रही है कि अब तो जा चुकी हूँ, कर्टेसी मीटिंग है। तो इस पर मैंने ये लिखा था कि सब खत्म होने के बाद एक आखिरी बार मिलने को बुलाया था। मुझे याद है मैं उस दिन दफ्तर बीच में छोड़ कर आया था। तुम प्लेटफॉर्म के उस पार खड़ी थी, क्योंकि तब गाड़ी थी नहीं, पैसे थी नहीं तो मेट्रो, कि तुम प्लेटफॉर्म के उस पार खड़ी थी। मैंने आज भी तुम्हारी दी हुई घड़ी पहनी थी, और तुमसे मिलने को, तुम्हें गले लगाने को पास जब मैं आया था। अब हम साथ नहीं, यश तुम्हारी नज़रों ने यही बतलाया था। हवाएं तुम्हारी जुल्फ़ों को तुम्हारे चेहरे के आगे ला रही थी। उन्हीं जुल्फ़ों को अपनी उंगलियों से पीछे करने को जहाँ मेरी जा रही थी। मैंने सब बातों को, सब पलों को शुरू से दोहराया था। मुझे याद है उस दिन तुमने आखिरी बार मुझे अपने हाथ से खिलाया था, और हंसते हुए विदा लेना चाहती थी तुम, कि हंसते हुए विदा लेना चाहती थी तुम, इसलिए अपने रोते चेहरे को तुम्हारी हसीन बाहों में छुपाया था, कि सब खत्म होने के बाद एक आखिरी बार मिलने बुलाया था।